चलो आज हम है ना बहुत कुछ पढ़ लेंगे। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की नदियां अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने बताया था कल कि एक नदी या कोई निश्चित वाहिका का मतलब क्या होता है? जहां से नदी आज बह रही है वहां से, मतलब एक साल नहीं हजारों साल पहले भी बहती थी, है ना। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। और इससे निर्मित जाल को देखना कैसे, अरे ये तो ज्यादा कला हो गया, सांप लेके आओ। ये देखो आप, है ना, ये सपोज मान लिया जाए कोई नदी है, अब इसमें है ना, इसमें आके इसकी सहायक नदियां आकर मिलती है, तो इससे निर्मित जाल को हम क्या कहते हैं बेटा? अपवाह तंत्र कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैंने यहां पर लिखा, आ जाइए, हमारे कलर कहां चले गए? जैसे मान लिया जाए ये नदी जो है, अच्छा बेटा हमसे चालाकी, ये जो है मान लिया जाए किसी नदी का क्या है? उद्गम पॉइंट है, उद्गम बिंदु है। वैसे तो कल बता चुका था, ये उद्गम बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है आपका? उसका अंतिम बिंदु है। ये कल बता चुका था क्या? नहीं बताया? अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु पर मैंने बता ही दिया था आपको, दो चीजें फॉर्म करती, या तो वो क्या करती है? मुहाना बनाती है, या फिर किसी नदी के साथ संगम बनाती है। जैसे आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी चंबल नदी यमुना में जाकर क्या करती है? संगम बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी क्या करती है? अपने उद्गम बिंदु से निकलती है और निकलने के बाद में किसी नदी में भी नहीं मिलती, बल्कि ये क्या करती है? मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है ना। अब मुहाना उसका जो अंतिम बिंदु है, वहां पर जाने के बाद या तो वो डेल्टा बनाती है और नहीं तो फिर वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। संगम में तो बता ही चुका हूं मैं, कई नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना का संगम होता है, सोन गंगा का होता है, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब ये जो नदी है, मान लिया जाए ये जो कोई भी नदी हो, ठीक है ना, इसमें इसकी जो सहायक नदियां आकर मिल रही है, इससे निर्मित जाल को क्या कहते हैं? एक अपवाह तंत्र कहा जाता है। आ गई मेरी बात में? और ये अगर बड़े क्षेत्र में है तो इसे क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी कहा जाता है। और अगर यही छोटे क्षेत्र में है तो इसे क्या कहा जाता है? जल समर कहा जाता है। आ जाइए, इसे जल समर कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता चुका था कि मध्य प्रदेश में कितने नदी तंत्र का विस्तार है। ठीक है ना, बोला था नहीं बोला था कि नहीं बताया? अभी कुछ भी बता दिया था ना। सबसे पहले एक तो आपका गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना, दूसरा आपका नर्मदा नदी तंत्र या नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, चौथा हो जाएगा आपका ताप्ती या माही नदी तंत्र, और छठा हम लिखेंगे महानदी तंत्र। तो बेटा मध्य प्रदेश में आपसे पूछेगा कितने नदी तंत्र का विस्तार है, तो आपको बताना है 6। इसमें से सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा यमुना का नदी तंत्र। ध्यान रखना, गंगा यमुना, यमुना क्योंकि गंगा में नहीं मिलती है, कई नदियां हमारे मध्य प्रदेश की जो यमुना में मिलती है, सबसे बड़ा। ठीक है ना, सबसे बड़ा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का गंगा। ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या है? ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, नर्मदा। ठीक है, इसकी 41 सहायक नदियां हैं। और सबसे छोटा नदी तंत्र कौन सा है? ये वाला, सबसे छोटा नदी तंत्र। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में लगभग कितनी नदियां बहती है, तो आप क्या बताएंगे? 207। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत की सबसे 5 बड़ी नदियों के नाम, तो आपको बता देना है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरा कृष्णा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है ना, कृष्णा। चौथे नंबर पे कौन सी हो जाएगी आपकी? यमुना। और 5वें नंबर पे नर्मदा।
मध्य प्रदेश की राजकीय नदी या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। इसके आगे हमने कल डायग्राम बना के भी देख लिया था कि किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, और हम देखने वाले थे आज कौन सी नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र जो है यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है ना। इसके तहत मैंने बताया था आपको कि 3 उपतंत्र हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे, यमुना, दूसरा टॉन्स और तीसरा सोन। ये हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, इस आधार पर हम पढ़ेंगे। यमुना में हम कौन कौन सी नदियां पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे चंबल, ठीक है, इधर पढ़ेंगे हम बेतवा, इधर पढ़ेंगे हम केन। ठीक है ना। चंबल में पता ही है आपको, ठीक है, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिवना और कई सारी नदियां चंबल में हम देखेंगे। ठीक है ना। इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, हलाली, ठीक है ना, धसान वगैरह ये नदियां हम इसमें देखने वाले। केन नदी में भी हम क्या देखेंगे, बगलेरी देखेंगे, श्यामरा देखेंगे, वेरमा देखेंगे, कई सारी सोनार वगैरह बहुत नदियां देखेंगे। टॉन्स में भी ओदा है ना, बगनेरी नहीं, बेलन, ठीक है ना, बगनेरी तो उधर केन की। इसके बाद में चलो तो आपका बीहड़ आदि, ठीक है ना, आदि। सोन में भी हम देखेंगे रिहंद और गोपद, ठीक है, रिहंद और गोपद। बनास भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन बनास एक और बड़ी नदी है, इसलिए हम बनास यहाँ नहीं पढ़ रहे। बनास है ना, अगर सोन के रिगार्डिंग पूछे तो आप बनास उसकी सहायक नदी याद रखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। ठीक है, चलो मेरे साथ में बनाते चलना डायग्राम बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर आपके सामने कौन कौन से जिले बनाए हैं। एक तो कहा है मैंने कि ये तो कौन सा है आपका इंदौर, ठीक है ना, ये है आपका इंदौर, ये है आपका धार जिला, ये है आपका उज्जैन जिला, ठीक है, ये है आपका रतलाम जिला, ये है आपका मंदसौर जिला, ठीक है ना, मंदसौर जिला। अब यहां से इस पॉइंट से एक नदी निकलेगी, ये निकल रही है, देखिए भैया, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है ना, और ये आपकी कहां पहुंची, ठीक है ना, राजस्थान में। ये क्षेत्र राजस्थान का है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है अपने को यहां पर क्या लिखना है, ये जो पॉइंट है यहां पर, हाँ, ये जो पॉइंट है आपका, ये कौन सा पॉइंट है, ये है वांगचू पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, वांगचू पॉइंट। और ये वांगचू पॉइंट कहां पर आता है, ये आपका आता है ना, ये आता है जनापाव की चोटी पर, या जनापाव की पहाड़ी। मैंने मालवा के पठार में आपको बताया था कि 854 मीटर की जो इसकी ऊंचाई है ना, जनापाव की पहाड़ी। और ये महू में किस जिले में आता है, इंदौर जिले में, ठीक है ना। यही विश्व का एक
महात्र, घड़ी टेम्पल बना हुआ है, क्लॉक टेम्पल बना हुआ है, परशुराम की जन्मस्थली भी है यहीं पर महू में, ठीक है, जुनापाव की चोटी पर। अब फिर ये जो नदी है आपका यहां से निकलने के बाद, यहां से निकलने के बाद कहा जाती है, इन जिलों में प्रवाहित होती हुई राजस्थान में पहुंच जाती है। ये आपका कौन सा क्षेत्र है बेटा? राजस्थान, ठीक है ना। ये धार पहुंची, धार से उज्जैन का एक जगह है जिसका नाम है नागदा। क्या हो जाएगा आपका? नागदा। ये कहां से निकलती है भैया? उज्जैन जिले से नागदा से निकलती है, ठीक है ना, नागदा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में और आगे जाती है तो रतलाम। रतलाम आपको मालूम है कि रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ क्यों प्रसिद्ध है रतलाम? पता होगा आपको? नहीं पता क्या? बोलो जल्दी। रतलाम के सेव खाते हो नहीं खाते हो? हाँ, नहीं खाया आज तक? अरे आकाश नमकीन आता है रतलाम के, है ना, बहुत फेमस है सेव, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता था। इधर आपका यहां से निकलने के बाद ये कहां पहुंची? आपके मंदसौर पहुंच जाती है। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें यह है कि ये आपका इंदौर जिले से जब निकलती है तो एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है पाताल पानी। क्या नाम है इसका? पाताल पानी। पाताल पानी जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है इंदौर जिले में। पाताल पानी, जहां पर है ना कुछ समय पहले, है ना, कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और कई लोग मारे गए थे। इसके बाद में आपको पता होगा कि इस पर, ठीक है ना, इसी नदी पर एक परियोजना प्रसिद्ध है जिसका नाम है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना बहुत ही प्रसिद्ध है इसके ऊपर, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना का शुभारंभ 1953-54 में किसने करा था? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ध्यान रखना, इसके तहत हमारे मध्य प्रदेश में, या इसके तहत चंबल घाटी पर 386 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। इसके तहत बनने वाले बांध कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखिए गांधी सागर, ठीक है, हम देखेंगे प्रताप सागर, हम देखेंगे जवाहर सागर, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि ये डैम जो है कहां पर बने हुए हैं। तो देखो सबसे पहले एक डैम तो बना हुआ है आपका कहां पर? ये है। ये कहां पर बना हुआ है आपका? ये बना हुआ है मंदसौर में। ये कौन सा है? ये है गांधी सागर। ये कौन सा है? गांधी सागर। और ये गांधी सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत बिजली का जो उत्पादन होता है वो होता है 115 मेगावाट, ठीक है ना। फिर आगे हम देखेंगे तो यहां पर, ठीक है, यहां पर एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है प्रताप सागर। कौन सा सागर? प्रताप सागर। प्रताप सागर। और यहां पर बनेगी 172 मेगावाट, ठीक है ना, हाँ वाट। फिर ये जो नदी है आपकी, ये नदी क्या है आपकी, कहां निकल जाती है और आगे जाती है, और ये राजस्थान में आगे बढ़ती है और फिर पुनः एक बार मध्य प्रदेश में आती है। किंतु उसके पूर्व इसके ऊपर एक बांध और बनाया जाता है जिसका नाम है आपका जवाहर सागर, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा उसका? जवाहर सागर। ये लिख दिया मैंने आपका जवाहर सागर। और जवाहर सागर जो है इसमें 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब ध्यान रखो, इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक ये है, देखो ये तो याद रखना है कि आपको 115 आएगा, 172 आएगा, 99 मेगावाट आएगा, तभी तो 386 बना पाओगे। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि 172 मेगावाट बिजली कहां पर बनती है, 99 मेगावाट बिजली कहां पर बनती है। तो अगर आपको देखा जाए, अगर आप इनमें देखें कि काल के हिसाब से अगर देखें, ठीक है ना, तो प्रताप सागर जो है, ठीक है ना, यह समय जो है इनका बहुत पहले था, आज से लगभग, है ना, 500 साल पहले, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बड़े कौन थे? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप को सबसे ज्यादा बिजली दे दो।
ठीक है। फिर उनसे छोटे कौन थे? महात्मा गांधी, तो 115 मेगावाट। ठीक है ना। इसके बाद में सबसे छोटे कौन थे? 99 मेगावाट, जवाहरलाल नेहरू को बिजली दे दो। ठीक है ना, ध्यान रखना इतिहास में सभी का योगदान अतुलनीय है, लेकिन फिर भी अपन ने क्या कर दिया है, उनकी उम्र के आधार पर ये बता दिया 172 मेगावाट राणा प्रताप सागर बिजली का उत्पादन होता है। और ध्यान रखना ये कहां पर है बेटा आपका? ये है आपका चित्तौड़ में। कहां पर है आपका? चित्तौड़ में। अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रताप कहां के, तो चित्तौड़ के, मतलब चित्तौड़गढ़ में आपका ये राजस्थान में। ठीक है ना। और इसके बाद में गांधी सागर जो है, ये गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है ना। और ये कहां पर है आपका? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। आशा करता हूं भैया कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या जलप्रपात बनता है? चूलिया जलप्रपात। अब कई लोग कहते हैं कि ये राजस्थान में आता है, कई लोग कहते हैं कि ये मंदसौर में आता है, और कई लोग कहते हैं कि यह चंबल नदी पर ही बनता है। पर चंबल नदी पर बनता है तो ध्यान रखना, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब नदी बहती है तो वो चट्टानों को इस प्रकार से काटती है बेटा कि वहां पर चूड़िया जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है। और चूड़िया जैसी आकृति बन जाती है तो वहां पर किसी एक व्यक्ति, ठीक है ना, हो सकता हो कि वह व्यक्ति तोतला हो, ठीक है ना, और उसने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया। ठीक है ना। तो चूड़िया की जगह उसने क्या कर दिया? चूलिया। ठीक है ना। तो ये चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। बताइए पाताल पानी कौन सा बनाती है? चंबल नदी बनाती है। झाड़ी दहा कौन बनाती है? चंबल नदी बनाती है। और फिर जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, मैंने बुक सजेस्ट कर दी आपको, यहाँ पढ़ने के बाद में नोट्स से, अपने नोट्स से पढ़ने के बाद में आप क्या करो, है ना, क्वेश्चंस लगाओ। क्योंकि बेटा है ना, आपका नॉलेज कैसे बढ़ेगा? जब आप एमसीक्यूज लगाओगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाओगे, क्योंकि उसमें एक प्रश्न का हल अगर आप ढूंढते हो तो उसमें 4 उत्तर होते हैं, वो 4 किसी न किसी का सही उत्तर होते हैं। ठीक है ना। अब जो प्रश्न पढ़ा, जैसे मान लिया जाए मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, आपने पढ़ लिया। अब उसने क्या आपको क्या दिया ऑप्शन में? पहला ऑप्शन दिया जनापाव की पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया काकरी बर्डी इंदौर, तीसरा दिया बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील, और चौथा ऑप्शन दिया रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ठीक है। तो आपने तो क्या कर लिया कि जनापाव की पहाड़ी फटाक से देखा ऑप्शन, ठीक है, सही है। लेकिन वो जो 3 उत्तर है ना, वो भी किसी नदी के उद्गम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें, उनको भी देखें। तो हम देखेंगे काकरी बर्डी से सिपरा का उद्गम होता है, आपको पता चलेगा बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से ताप्ती निकलती है, और अगर आगे और देखेंगे तो रायसेन जिले से क्या हो जाएगा, आपका बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सही करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसमें और क्या, अगर आपसे पूछे कि यह नदी की लंबाई कितनी है, तो इस नदी की जो लंबाई है बेटा वो है आपकी कितनी, 965 किलोमीटर। और यह ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के बाद, सॉरी, नर्मदा नदी के बाद ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, मतलब दूसरी सबसे, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी 965 किलोमीटर आपकी चंबल नदी। अगर आपसे पूछे कि इसके प्राचीन नाम क्या क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंबल नदी को ही चरमावती कहा गया है, चंबल नदी को ही आपका धर्मावती कहा गया है, चंबल नदी को ही कामधेनु कहा गया है, और चंबल नदी को ही क्या कहा गया है, आपका रति देव की कृति या रंती देव की कृति। और आपको मालूम है कि चंबल नदी भिंड मुरैना श्योपुर क्षेत्र में क्या करती है, मृदा अपरदन करती है, मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। और सर्वाधिक जो जिला अगर कोई ग्रसित है तो अभी आगे जाएगा, देखो यहां से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना, ये डायग्राम मैंने नीचे कर दिया। अब ये जो नदी है ना अपनी, ये जो नदी है ये कहां जा रही है, ये आपके मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई। बोलो हाँ, बस इसको मध्य प्रदेश में अपन ले आए। ठीक है ना। और अब यहां पर जो मैं कुछ जिले बना रहा हूं, ध्यान रखना,
कौन है? आ जाओ, लेट क्यों हो जाते हो? देखना बेटा, अरे पंखा नहीं, देखना इधर, यहां से व्हाइट कलर ले रहा हूं तो ये क्यों आता है भैया? देखना इधर, पंखा बंद करो ना, पंखा बंद करो। पढ़ाने के पैसे लेते, बीमार करने के थोड़ी। ये कौन सा जिला? हाँ, श्योपुर। और ये कौन सा जिला आपका? भिंड जिला, ठीक है ना। और ये भिंड जिले से है, ठीक है ना। इधर से कौन आ रही है? कौन सी है? यमुना नदी आ रही, सब तो याद है तुमको, ठीक है ना। चलो फिर भी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ आपका? श्योपुर। क्या लिखा है? श्योपुर। श्योपुर के बाद में, श्योपुर के बाद में ऊपर कौन सा जिला है? बोलो। श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है ना। श्योपुर, ये वाला जिला है श्योपुर। तो ध्यान रखना भैया, जैसे ये नदी यहाँ पर है ना प्रवेश करती है, तो यहाँ आपने देखा होगा कि ये नदी क्या करती है? मृदा अपरदन करती है। मृदा अपरदन समझते हो ना, कि मिट्टी की लेयर का या मिट्टी की परत का कट जाना, ठीक है। वो भी आपका देखो अलग अलग प्रकार से अपरदन होता है, हवा से भी होता है, पानी से भी होता है। यहाँ नदी पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्या करती है नदी? बीहड़ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है ना। बीहड़ का निर्माण करती है, और इस बीहड़ में ही आपका क्या होता है? बागियों का आश्रय स्थल। बागी समझते हो ना, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं मालूम है? कि अपनी मजबूरी में बंदूक उठानी पड़ जाती है, तो वहां पर क्या है? इनका निवास स्थान है, ये इस क्षेत्र में पूरे में, है ना। एक समय खतरनाक डर रहता था लोगों में इनका, ठीक है ना। लगभग लगभग आज भी है, ठीक है ना। फिर भी लेकिन क्या है कि अब खत्म हो चुका है। अब आपको पता होगा इधर से एक और नदी आती है, ठीक है ना। अभी मैंने सहायक नदी आपको एक भी नहीं बताई है। सहायक नदी समझते क्या होता है? सहायक नदी मतलब जिस नदी का जल लेकर जाती है, ठीक है ना। यहां पर इधर से आती है कौन सी नदी? बनास। कौन सी नदी आती है? बनास नदी आती है। और इधर से अपनी एक श्योपुर जिले की एक नदी और जाती है, जिसका नाम होता है सीप। कौन सी नदी होता है? सीप, ठीक है ना। कौन सा? सीप। और ये हो गया आपका बनास। इन तीनों के संगम को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी। अरे भाई क्यों नहीं चल रहे हो? चल रहा है। त्रिवेणी क्यों कहा जाता है? वेणी मतलब क्या होता है? वेणी मतलब क्या होता है? बहन। क्या होता है? तीन बहनों का संगम। श्योपुर, फिर मुरैना, सबसे ग्रसित जिला मृदा अपरदन से मुरैना जिला, ठीक है ना। किस प्रकार का अपरदन करती है? अवनली का अपरदन करती है। उसके बाद भिंड, और भिंड में एक जगह, भिंड के आगे फिर यूपी लग जाता है वापस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा? इटावा। इटावा में उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चंबल नदी का यहाँ पर क्या हो जाता है? संगम हो जाता है, ठीक है ना। संगम का हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। इसके बाद में हमने चंबल नदी में और कई सारे फैक्ट, ठीक है ना, देखने बाकी हमको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में एक बार विस्तार से वर्णन कीजिए, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इंदौर के महू से निकली, महू बता सकते हो। धार जिले से निकली है, ना कि धार के किसी बड़े शहर से। फिर उज्जैन में, उज्जैन में मैंने बात बताई थी आपको, नागदा से निकली है, तो नागदा याद रखना है, 100% आ सकता है कि 53वां जिला प्रस्तावित, पता है ना, जिला रूप में प्रस्तावित उज्जैन से, वो किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। नागदा, तो नागदा का फुल फॉर्म मतलब वो आपसे है ना अर्थ भी पूछ सकता है, नागदा किसने बसाया था वो भी पूछ सकता है। पर अभी जिला बनेगा तब पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा, अभी जिला बनेगा तब, है ना। और मुझे लगता है कि जिला कब बनेगा? 2023 में, क्योंकि अगले साल चुनाव है, अगर बनता है तो। रतलाम से होती हुई कहा जाती है मंसूर। मंसूर में इसमें कई नदी आकर मिलती है भैया, ध्यान रखना। मंसूर में बहुत नदी आकर मिलती है इसमें, चंबल में। मंसूर में ही गांधी सागर बांध बना हुआ, यह मध्य प्रदेश की पहली क्या है? आपकी
पहली नदी घाटी परियोजना है। और ऐसा लिख देना आप यहाँ पर कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वैसे तो मैं आपको बांध और परियोजना अलग से पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में ये राजस्थान में जाती है। राजस्थान में चित्तौड़ बांध कहाँ चली गई? यहाँ बांध था ना एक, किधर चले गए भैया बांध? अच्छा मिटा दिया था ना मैंने। गांधी सागर, प्रताप सागर, यहाँ बांध था एक, ठीक है ना। हाँ ये लिखे, बाकी यहाँ पर सब प्रताप सागर बांध था यहाँ पर। और ये वाला जो है आपका कौन सा बांध है? ये आपका जवाहर सागर बांध है। इसके बाद ये श्योपुर में एंटर करती, फिर मुरैना जाती, भिंड जाती और अंतिम बिंदु क्या है इसका? इटावा। इटावा भी बसा हुआ शहर है, ठीक है ना। याद कर सकते हो, कोई दिक्कत क्या है? प्रवाह कौन से जिले, प्रवाह भी याद रखना है और आपको बसे शहर भी याद करना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी का बखान, ये कह सकते हैं अपन चंबल नदी तो आपको पता होगा, कालिदास का नाम सुना है? कालिदास के मेघदूत में क्या है? इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। एक ग्रंथ है कालिदास जी का, ठीक है, महाकवि कालिदास, जिसने क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि यह मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी है। ये भी ध्यान रखना, आपको फैक्ट बना के लिख लेना अपनी कॉपी में कि यह मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी और सबसे अधिक बेतवा। और इसी आधार पर क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषित सबसे कम प्रदूषित नदी चंबल नदी, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि यह मध्य प्रदेश यहां पड़ता है, यह मध्य प्रदेश के पश्चिम, तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिम की क्या कहलाती है बेटा? जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन रेखा। तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? जीवन रेखा। जीवन रेखा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि चंबल नदी यमुना के साथ मिलकर क्या कराती है? लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। लश्कर के मैदान की सीमा कौन सी नदी? तो आप जा भी पढ़ोगे ना, लश्कर का मैदान, लश्कर एक जगह है, उसी के नाम पर क्या कर दिया है? उसका मैदान हम उसे कहते हैं। तो लश्कर के मैदान की सीमा दो नदी बनाती है। सीमा समझते ना क्या होता है? बाउंड्री, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा प्रश्न कि चंबल नदी जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में हमको बताइए। तो सहायक नदियों का मैप अपन बना लेते, नहीं तो इसी में क्या कर देते हैं मालूम है? कचरा कर देते हैं। चलो कर देते हैं कचरा, क्यों नहीं करे? कर दे, फिर सोचनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि उनके भी अलग अलग है ना, उनकी भी गाथाएं। ऐसा थोड़ी होता है कोई नदी, क्या पार्वती अपने क्षेत्र में बहती है, पार्वती का अपना है ना गाने बने, पार्वती बोली भोले शंकर से सुनियो मेरे नाथ जी, ठीक है ना। हाँ ऐसे हल्के में लेते हो पार्वती नदी को। चलिए हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश में चंबल नदी की सहायक नदियां, ठीक है ना। चंबल की सहायक नदियां, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप लोग, कौन सी नदी डालेंगे? छिप्रा नहीं, शिप्रा या छिप्रा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। है लिखो अब अपनी कॉपी में कि शिप्रा नदी की क्या खासियत है। पहली बात तो यह
कि यह चंबल की सहायक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिप्रा नदी का संगम किस नदी में होता है, तो चंबल नदी में होता है। फिर इसका एक उद्गम बिंदु भी होगा, तो उद्गम बिंदु लिखो अपनी कॉपी में कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश के काकरीबरडी, मध्य प्रदेश के काकरीबरडी भी वहीं पर है ना, इंदौर में ही काकरीबरडी। और एक जगह नाम बता देता हूं मैं आपको, बाणेश्वर कुंड, ये भी पूछा जा सकता है, बाणेश्वर कुंड, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, जिला इंदौर, है ना, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखें कि अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए शिप्रा के अन्य नाम क्या है, तो शिप्रा के अन्य नाम सबसे पहले तो आपको क्या मिलता है, मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को। इसको और क्या कहा जाता है, इसको ऐसा कहा जाता है कि इसमें नहाने के बाद में हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्षदायिनी, ठीक है ना। ज्वर हनी, कनक श्रृंगा, ऐसा कहते हैं कि सोने के समान श्रृंगार करने वाली नदी कनक श्रृंगा। कर्ण लिख दिया क्या, कनक श्रृंगा। अमृत सोमवती, अमृत संभवा, है ना, क्या, हाँ ये बहुत मतलब है ना, बहुत पौराणिक नदी है। पाप हरणी, ठीक है ना, भयंकर पाप करो, ठीक है ना, हाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मन की शुद्धि हो जाती है भैया, ठीक है ना। अच्छा शिप्रा नदी का तो पानी बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है ना, ये अगर आप एक बार पार्वती में डालोगे, पार्वती नदी देखो आप नहीं नहाओगे अब तुम, है ना, बताता हूं। जब पार्वती नदी गोविंदपुरा जावर तहसील से निकलकर आष्टा तहसील में प्रवेश करती है, तो आष्टा नामक शहर जो जिस नदी के किनारे बसा उस नदी के नाम है पार्वती। और पार्वती का रंग यहां आकर कैसा हो जाता है, हरा पीला हो जाता है। किले पे से आने वाला अशुद्ध पदार्थ नालों के माध्यम से किसमें मिल जाता है, पार्वती नदियों में मिल जाता है, और जिसमें जाके लोग छपाक, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ पौधों के रंग, उसका पेड़ पौधों के कारण उसका रंग कैसा हो चुका है, हरा हो चुका है ना। पाप हरणी भैया बहुत है ना, पार्वती नदी के किनारे शिव मंदिर है अपने यहाँ, जैसे अपन क्या कहते हैं प्राचीन संगर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 3000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर, हाँ सच बोल रहा हूँ, यहाँ पर रावण आया था। कौन आया था, रावण आया था। अरे यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या रावण आया था ना इधर घूमने, वो घूमने नहीं, मतलब सीता जी का किडनैप किया था उन्होंने, सीता जी का अपहरण किया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। देखो माना जाता है, न मैं था, न तुम थे, न हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, बाप दादा ही नहीं थे हमारे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार कि रावण आस्था में आया था, ठीक है ना। पाप हरणी हो चुका है, पाप बस इतने नाम है ना इनके, और कुछ भी रख दे, ठीक है ना। वेरी गुड, पूर्ण सलीला, ठीक है ना। पूर्ण सलीला इसलिए कहा जाता है इसमें क्योंकि आपको मालूम है कि शिप्रा ने बहने से मना कर दिया था। काकरीबरडी इंदौर से निकलने के बाद में शिप्रा नदी ने बोला कि मैं नहीं बहूंगी, ठीक है ना। तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने सोचा कि अगर शिप्रा नहीं बहेगी तो फिर हम 2016 में सिंहस्थ कैसे कराएंगे,
अगर कहेगा ऊपर से कूदेगा तो फिर जमीन पे कूदेगा, हाथ पांव तोड़ लेगा, पानी तो होना चाहिए उसमें। और आपको मालूम सिंहस्थ का मतलब क्या, स्नान, शाही स्नान वगैरह होता नहीं होता। फिर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे माता नर्मदा के पास, ठीक है ना, हे देवी हमारी मदद कीजिए, ठीक है ना। तो फिर क्या किया जाए, बोले कुछ नहीं, मैं आपको लेके चलूंगा, कहां पर, उज्जैन, ठीक है ना। तो फिर है ना, उज्जैन के पास एक है उज्जैनी, ठीक है ना, इंदौर के पास पड़ता है वो उज्जैनी, ठीक है ना। और वहां पर क्या बनाया गया, इन दोनों का संगम है भैया, शिप्रा और नर्मदा का, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक के बाद, सब पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना, छुड़वाने वाला कुछ नहीं हो। और उसके बाद फिर क्या है कि शिप्रा क्या कह रही, कि शिप्रा किसके किसके रूप में बह रही है, नर्मदा के रूप में। नर्मदा साक्षात भैया क्या है, देवी है, ध्यान रख लेना। इस दुनिया में आपका क्या है ना, इस दुनिया में 2 से 3 चीजें क्या है मालूम है, साक्षात भगवान है। एक तो सूर्य, आप किसी को मानो या मत मानो, सूर्य को मानो। सूर्य, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में क्या डिफरेंस करते हैं, क्या अंतर करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बिल्कुल। आप देखो ये जो हमें ना, ये जो लाइट मैंने लगा रखी है, इसका क्या भरना पड़ता है बेटा, बिजली का बिल भरना पड़ता है। लेकिन सूर्य भगवान आपसे कभी बिजली का बिल नहीं मांगते, केवल एक लोटा जल और हर समस्या का हल। सूर्य तपते हैं तो क्या है कि हमको उनको जो है ना जल अर्पण करना पड़ता है, तो वो करना चाहिए। एक है आपकी गाय माता, वो भी है ना जीता जागता भगवान है, बहुत ही सीधा पशु है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरक्की करे जा रहे हैं और उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया। ना तो आपसे गाय माता कुछ मांगती है, ठीक है ना, आपके द्वार पे आती है तो आप एक रोटी भी नहीं देते हो और लकड़ी उठाते हो, मार के भगा देते हो। आ गई मेरी बात में, वो जीता जागता भगवान है भैया, यह ध्यान रखना आप। और तीसरा मैंने बता ही दिया आपको, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को तो अपने जैसे जीवित नदी का दर्जा भी दे दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप इसको नष्ट करोगे तो ये नष्ट हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी मालूम है, एक मतलब है ना, ये खत्म हो जाएगी। तो फिर आने वाली जनरेशन जो है वो कैसे जिएगी। और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है, नर्मदा नदी तो है। देखो आप, हमारे शहर में आष्टा में भी नर्मदा नदी का पानी आ रहा है, नर्मदा पार्वती लिंक बनाई शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है ना। इसके बाद में भोपाल में पानी जाता है उसका पूरा, इंदौर शहर पानी पीता है नर्मदा का। नर्मदा बहुत विशाल नदी है, ठीक है ना। हम जो क्षेत्र है ना हमारा, ये हमारी पार्वती नदी भी किस गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन गंगा उधर, और पानी किसका आ रहा है, नर्मदा का, सोच लो आप, ठीक है ना। चलिए, उपनाम हो गया। अगर आपसे प्रश्न, एक और प्रश्न मैं बताता हूं भैया, ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछा जाएगा कि शिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो शिप्रा नदी का उद्गम पुराणों में बताया गया है कि पर्यात्र पर्वत से, किससे होता है, पर्यात्र पर्वत से होता है। और पर्यात्र पर्वत किसे बताया गया है, विंध्याचल के पश्चिमी भाग को। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, विंध्याचल के पश्चिमी भाग को क्या कहा गया है, विंध्याचल के पश्चिमी भाग को पर्यात्र पर्वत कहा गया है। मैं बोल रहा हूं काकरी बर्डी को मैंने बोल दिया, काकरी बर्डी का नाम बदल के मैंने ऐसा रख दिया मदन मोहन मालवी पहाड़ी। हो सकता है कि नहीं हो सकता भैया, क्यों नाम क्यों नहीं बदल सकते, समझो मेरी बात। जैसे थोड़ी देर के लिए क्या क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे कि बताइए, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा डूरंड रेखा किनके मध्य है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन विभाजन के पहले क्या थी, क्या उनके पहले, भारत और अफगानिस्तान। तो अब नाम बदल दिया ना, भारत का नाम पाकिस्तान हो गया, वहां पर हुआ कि नहीं, वो आजाद हो गए तो हम क्षेत्र बदल गए, ठीक है। पहले हमारा घर जो है, ये हमारा घर है, ठीक है ना, हमारे घर जो है ये पूरा यहाँ तक अपना घर है, मान लो हमारा घर जो है पटेल साहब के घर से लगता था, पटेल साहब साइड में उनका घर है, एक ही दीवार है हमारी, ठीक है ना। जब हम क्या हुए मालूम है, 2 भाई थे, अलग हो गए, तो हम उधर रहते हैं, हमारा छोटा भाई इधर रहता है, अब उनका घर लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, उनकी दीवार लगती है, हमारा घर नहीं लगता है। ऐसे देशों का भी होता है, ऐसे इनका भी होता है, और ऐसे इनका नामकरण है, आपको याद करना पड़ेगा। आ गई मेरी बात सुन रहे। जैसे आपसे पूछे कि बताइए चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, भाभरा में हुआ था। भाभरा झाबुआ में आता था, लेकिन अब तो 2008 में अलीराजपुर भी बन गया, तो क्या बताओगे, अलीराजपुर, ठीक है ना। तो उस समय इसको पर्यात्र पर्वत
कहा गया, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे मन से, पुराणों में इसको क्या कहा गया है, पर्यात्र पर्वत कहा गया है, ठीक है। अब आपसे प्रवाह पूछ ले तो देखो, प्रवाह पूछ लेगा तो इसमें सबसे पहले इंदौर से निकलती है प्रवाह, यहां लिख देता हूं ना प्रवाह। बताओ सबसे पहले इंदौर, इंदौर के बाद कहां जाती है ये, देवास, देवास जाती है भैया, ठीक है ना। भुट्टे खाते नहीं खाते वहां रुक के, ठीक है ना। फिर उज्जैन, सच बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसा ऐसे है ना, ऐसे ऐसे रोड है अपना, ये आपका भोपाल इंदौर जाता है जो, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे और ऐसे इधर से इसके नीचे से नदी निकली हुई है, यहाँ बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है, इसको शायद आपका एबी रोड भी, हाँ एबी रोड बोलते हैं, आगरा बॉम्बे रोड, ठीक है ना। और वहां पर क्या है मालूम, बहुत सारे ठेले लगे होते हैं वहां पर, लोग क्या करते हैं मालूम है, हाँ भुट्टे खाते हैं, ठीक है ना। चलिए उज्जैन हो गया, उज्जैन के बाद में ये नदी कहा जाएगी आपके रतलाम पहुंच जाती है, ठीक है ना, धारवाड़ नहीं जाती भैया, ठीक है ना। उसके बाद में मंदसौर, फिर मंदसौर के बाद राजस्थान में किसमें, नर्मदा नदी में, चंबल नदी में मिल जाती है, बताया था नहीं बताया था आपको, अभी बताई की ओर आगे, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा आपको पता है कि सिप्रा नदी के तट पर क्या होता है, सिप्रा नदी के तट पर क्या लगता है, घूमने फिरने का मेला, कुंभ का मेला। घूमने फिरने से मतलब ये है कि ऐसा कहते हैं कि मेले में बिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। दो भाई होते कि नहीं होते, मेले में बिछड़ गए थे, हाँ ये कुंभ का मेला है, ठीक है ना। और कुंभ का मेला जो है ये कहाँ आयोजित होता है, उज्जैन में। तो आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है मालूम है, कुंभ के मेले का आयोजन होता है। रोज लगता है, हर साल लगता है क्या ये, 12 वर्षों में एक बार लगता है। बताइए भारत में कितनी जगह लगता है, 4 जगह। एक बताओ कहां कहां लगता है, प्रयाग राज, नासिक, तीसरा उज्जैन, है कासम खजूरिया, फिर कौन, हाँ हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, उज्जैन एमपी में आता है, नासिक महाराष्ट्र में आता है और प्रयागराज यूपी में आता है, ठीक है ना। कोई भेदभाव नहीं करा अपन ने, ठीक है ना। 4 अलग अलग राज्य याद रखें। पहले आपको पता होगा कि ये जो उत्तराखंड है पहले यूपी में ही आता था, लेकिन हमने 9 नवंबर, हमने नहीं मतलब है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 नवंबर 2000 नवंबर हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए थे जबकि बात है, ठीक है ना। तब इसको नया राज्य बना दिया, तो अब ये यूके में आता। अब कोई भेदभाव नहीं, 4 राज्य अलग अलग, ठीक है ना। पहले एक ही राज्य में 2 कुंभ लगते थे, ठीक है ना। चलिए जैसे हमारे एक ही राज्य में 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, ठीक है। हाँ क्या, कभी भी तेरा नाम बन सकता है, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन डन है भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना। हर किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। सच बोल रहा हूं ना, हमारा एक दोस्त था, ठीक है ना, बहुत आदरणीय है वो, ठीक है ना, अभी भी है, ठीक है ना, मित्र है बहुत बिल्कुल खास। उनका सिलेक्शन मात्र 0.15 से रुका था वर्ग 1 में, ठीक है ना। वर्ग 1 में हमारे मित्र का सिलेक्शन 1.15 से रुका था। यकीन मानो किसी का भी फोन नहीं आया, ठीक है ना, बधाई देने के लिए। काहे का बधाई, 0.15 से रुक गया, सिलेक्शन हुआ क्या, कोई बधाई नहीं। लेकिन फिर जब दूसरे बार वर्ग 2 में सिलेक्शन हुआ तो फिर खूब बधाइयां मिली, जहां से नहीं आनी थी वहां से मिली, है ना। कई मतलब है ना, लोगों ने ऐसे बधाई दी, ढोल बजवा कर क्या किया मालूम, उनको माला वाला पहनाई बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ठीक है।
तो यकीन मानो बेटा कि वो अंतर वो 0.15 का था। ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो हौसला और दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कभी भी अगर आज सिलेक्शन हुआ, 40,000 की नौकरी 20-25 साल की उम्र में मिल गई, देखो आप ठाट भाट बिल्कुल, ठीक है ना। रिश्ते भी इतने खतरनाक आएंगे भैया, सरकारी नौकरी में लड़का या लड़की, ठीक है ना, ऐसे हल्के भी नहीं, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, ठीक है ना। रिश्ते फिर है ना थोड़े महंगे महंगे आएंगे, ठीक है ना, सस्ते नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद इसमें लिख लो आप अपनी कॉपी में कि सिप्रा नदी के तट पर, सिप्रा नदी के तट पर क्या है? महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल साक्षात भगवान, ठीक है ना, भोलेनाथ का मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर। और महाकालेश्वर मंदिर में कौन से भगवान है? भोलेनाथ। और उनका मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। भैया इनका मुख है ना, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर किस दिशा में उनका मुख है, तो दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखना अपने को। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर, भगवान क्या पीते हैं यहां पर? शराब, दारू पीते हैं, ठीक है ना, देख लेना, बहुत दारू पीते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए लिख लिया, त्रिवेणी घाट, हाँ सब है, सिप्रा नदी के किनारे बता रहा हूं। त्रिवेणी घाट, राम घाट, गौ घाट, ठीक है, सिंहवट, 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 वट मतलब बरगद का एक वृक्ष, बहुत, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पे लिखो चिंतामण गणेश मंदिर। चिंतामण गणेश मंदिर बहुत खतरनाक है, हल्के मत लेना। कालिया देव पैलेस या कालिया देव महल, कालिया देव महल। राम जनार्दन मंदिर, राम जनार्दन मंदिर। सांदीपनी आश्रम, हाँ भगवान कृष्ण का, कृष्ण भगवान का कॉलेज, ठीक है ना, सांदीपनी आश्रम, ठीक है ना, ऐसी थोड़ी भगवान बहुत पढ़ी करी उन्होंने। भरतहरि की गुफा, भरतहरि की गुफा या भरतहरि की गुफा, जैसे लिखना लिख लो, भरथरी भी लिख सकते हो, भरतहरि भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दंत अखाड़ा आदि। अब ध्यान रखो, बाकी अपन पढ़ेंगे उज्जैन में, पर्यटन पढ़ेंगे ना, वहां भी तो कुछ छोड़ दो, अब यही लिख लोगे तो। चलिए, इसकी सहायक नदियां, इसकी भी सहायक नदी है, सहायक नदियां, ठीक है, यहां लिखो नाम, नहीं तो पहचान ही नहीं जाएगी। सिप्रा है ना, सिप्रा की सहायक नदियां। बताओ पहली कौन सी है? खान, कान्हा नदी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। चलो लिखो इसमें अपनी कॉपी में खान नदी के बारे में, खान भी है, दूसरा गंभीर भी लिखे वहीं पर, गंभीर भी, ठीक है ना। चलिए लिख लेना अपनी कॉपी में खान नदी के बारे में कि इंदौर जिले से, इंदौर जिले से 11 किलोमीटर दूर, 11 किलोमीटर दूर राला मंडल की पहाड़ी से, राला मंडल की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? कान्हा नदी का उद्गम होता है, कान्हा नदी का उद्गम होता है। एक समय इंदौर की जीवन रेखा कहलाने वाली, एक समय इंदौर की जीवन रेखा कहलाने वाली
कान नदी धीरे धीरे गंदे नाले में बदल गई। जिसके पुनरुत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके पुनरुत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खान की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम। खान की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम इंदौर राव, राव लिख लेना वहां पर, राव इंदौर की पहाड़ी से होता है। तथा ये इंदौर शहर में खान नदी से मिल जाती है। इंदौर शहर में खान नदी से मिल जाती, छोटी नदी है पर पूछ ले एग्जाम में आपसे, व्यापम पूछ सकता है, ठीक है ना। इंदौर शहर में किससे मिल जाती है? खान नदी से मिल जाती है। हाँ, खान व सरस्वती को, खान व सरस्वती को खान व सरस्वती को गंगा एक्शन प्लान के तहत शामिल किया गया है। ये गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। बताइए दोनों किसके नदी तंत्र का हिस्सा है? गंगा का। गंगा को साफ कर रहे हैं ना, तो इनको भी साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। देख लिया। लाल बाग पैलेस, क्या पूछ रहे हो? तेज बोलो थोड़ा। लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है। आया हुआ प्रश्न नहीं है, मन से मत, जो मन से नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी पढ़ेंगे अपन कल। नहीं आए और पढ़ ले, आज शादी है घर पर।